हुआ था। खेतों के ऊपर धुंध की मोटी परत छाई थी। मुर्गे भी जैसे आज देर से बांग देने का मन बना चुके थे। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी। टूटी हुई छप्पर से हवा अंदर आ जाती थी। अंदर एक आदमी फटे कंबल में लिपटा हुआ करवटें बदल रहा था। वो था रघुवीर, एक गरीब मजदूर, उम्र करीब 30 साल। चेहरे पर मेहनत की लकीरें साफ दिखती थीं। पास में उसकी बीवी सरिता राख में हाथ सेक रही थी और चूल्हे पर पानी गर्म करने की कोशिश कर रही थी। अरे रघुवीर, उठो ना, सूरज निकल गया है। काम पर नहीं जाओगे क्या आज? सूरज तो निकला है पर जाड़ा नहीं गया। ये ओढ़ने से भी सर्दी हड्डी में चुभ रही है सरिता। आज तो लगता है पूरा शरीर जम जाएगा। तुम्हें पता है ना, ठाकुर जी के गोदाम पर अगर देर हो गई तो मजदूरी कट जाएगी। बच्चों के लिए दाल तक नहीं बची घर में। हाँ मालूम है, ये ठंड भी जैसे गरीबों की दुश्मन है। अमीर लोग तो अंगीठी के पास रजाई में पड़े रहते हैं और हम। रघुवीर वो बात अधूरी छोड़कर खड़ा हुआ। रुको, कुछ खा लो, पेट में कुछ जाएगा तो ताकत बनेगी। क्या है खाने को? बस कल का बचा हुआ सूखी रोटी और थोड़ा गुड़। रघुवीर ने मुस्कुराने की कोशिश की पर वो मुस्कान थकी हुई थी। गुड़ तो मिठास देता है पर आज यह भी ठंडा पड़ गया है। वो रोटी खाकर लाठी उठाकर झोपड़ी से बाहर निकल गया। हवा के झोंके ने उसके गाल सुन्न कर दिए। गांव से गोदाम तक का रास्ता करीब 5 किलोमीटर का था। रास्ते भर धुंध इतनी घनी थी कि सामने कुछ दिखता नहीं था। मिट्टी पर पाले की परत जम चुकी थी। रास्ते में वही पुराने साथी मिले, गोलू, रमेश और चमन। अरे रघुवीर, आज भी निकला है रे तू? लगा था आज तो तू रजाई से बाहर नहीं निकलेगा। भाई रजाई तो है नहीं, बस फटे कंबल में खुद को समेटे निकले हैं। सर्दी तो जान ले लेगी इस बार। कल रात हमारे घर के पास तालाब जम गया पूरा। अरे सुनो, ठाकुर ने कहा है आज जल्दी पहुंचना। नए चावल की खेप आई है, जो देर करेगा उसका हिसाब कटेगा। ठाकुर के हिसाब में तो हमेशा हम ही घाटे में रहते हैं, फिर भी चलो, चलना तो पड़ेगा। चारों चल पड़े धुंध में खोए रास्ते से। हर कदम पर मिट्टी से भाप उठती थी। पांव की उंगलियां जमी जा रही थीं। गोदाम पर पहुंचते ही आग की लपटें देख सबने हाथ सेकना शुरू किया, मगर आग सिर्फ ठाकुर और उसके चेलों के पास थी। मजदूरों के हिस्से में बस धूल और धुआं। अरे ओ रघुवीर, फिर देर से आया रे तू? अभी तो 2 घंटे पहले सब पहुंचे थे। मालिक, धुंध बहुत थी, रास्ता दिख नहीं रहा था। बहाने मत बना, आज आधा दिन की मजदूरी कटेगी, समझा? रघुवीर कुछ नहीं बोला, बस अपनी जगह जाकर बोरियान उठाने लगा। हाथ लाल पड़ चुके थे, उंगलियों की चमड़ी फट रही थी। हर बार बोरा छूने पर ठंड जैसे सीधी हड्डियों में उतर जाती। पास में गोलू बोला, रघुवीर, इतनी सर्दी में काम करना जान का खतरा है। चलो आज थोड़ा ढीला काम करते हैं। ढीला काम करने से घर में रोटी ढीली पड़ जाती है। गोलू, चलो हाथ चलाओ। दोपहर तक सूरज थोड़ा निकला, मगर हवा अब भी ठंडी थी। सब मजदूर चूल्हे के पास बैठे रोटी सेक रहे थे। रघुवीर ने अपनी बोरी से वह सूखी रोटी निकाली और आग पर गर्म किया। रघुवीर, तेरी बीवी अच्छी रोटी बनाती है यार, खुशबू दूर तक जाती है। हाँ, पर जब आटा ही मुश्किल से मिलता है तो हर रोटी दावत लगती है। तेरे बच्चे कैसे हैं? ठंड में बीमार पड़ गए हैं दोनों। छोटे बेटे को खांसी है, डॉक्टर के पास ले जाने का सोच रहा हूँ, पर पहले मजदूरी मिले तब। सब चुप हो गए। उस सन्नाटे में बस आग की चटकने की आवाज थी। शाम होते ही हवा और तेज हो गई। मजदूर अपने औजार समेटने लगे। ठाकुर पैसे गिन रहा था।
आज आधा दिन की मजदूरी 75 रुपए लेना है तो ले जा, वरना कल पूरा दिन काम कर लेना। ठीक है मालिक। उसने पैसे ली और कांपते हाथों से जेब में रख ली। भाई 75 रुपए में क्या होगा? कम से कम चूल्हा तो जल जाएगा। रात का अंधेरा उतर चुका था। रास्ते में ओस की बूंदें अब जमकर बर्फ सी लग रही थीं। रघुवीर धीरे धीरे चलता हुआ घर लौटा। झोपड़ी के अंदर सरिता ने मिट्टी का चूल्हा जलाया हुआ था। बच्चों के लिए आलू उबाल रही थी। आ गए तुम। देखो आज बच्चों के लिए आलू उबाल रखे हैं। अच्छा किया, आज गोदाम पर ठंड ने जान निकाल दी। मजदूरी मिली? आधा ही मिला। ठाकुर ने कहा देर से पहुंचे थे। हमेशा वही बात पर क्या करे, ठंड में इंसान का शरीर भी साथ नहीं देता। हाँ, लेकिन जब तक सांस है काम तो करना ही पड़ेगा। वो दोनों बच्चों के पास जाकर बैठे। रघुवीर ने अपनी बेटी काव्या के सिर पर हाथ फेरा। बाबू बहुत ठंड लग रही है। अब नहीं लगेगी बेटा, अब ये कमीज तेरी ढाल है। तुम खुद ठंड में कांप रहे हो, फिर भी। माँ बाप की ठंड बच्चों की गर्मी में ही निकल जाती है सरिता। 3 दिन बीत चुके थे। सर्दी अब जैसे जान ले लेने वाली हो गई थी। हवा में नमी नहीं, सीधे बर्फ की सुइयां चल रही थीं। गांव की गलियां सूनी थीं। लोग दरवाजे बंद करके रजाई और अलाव के सहारे खुद को बचाने की कोशिश में लगे थे। पर रघुवीर के घर में तो ना रजाई थी, ना अलाव के लिए सूखी लकड़ियां। झोपड़ी के कोनों में हवा सीटी बजा रही थी, मानो कह रही हो, देखो कौन बच पाता है आज। रघुवीर बाहर का दरवाजा कसकर बंद करो, हवा अंदर आ रही है। बच्चों के होंठ नीले पड़ गए हैं। लकड़ी की कील निकल गई है, रस्सी से बांधता हूँ। उसने टूटी रस्सी से दरवाजा कसकर बांधा और लौटा तो देखा सरिता ने बच्चों को अपनी गोद में समेट रखा है। बाबू बहुत ठंड लग रही है, आग जलाओ ना। रघुवीर ने चारों ओर देखा। लकड़ी नहीं थी, सिर्फ पुरानी बांस की टोकरियां और कुछ सूखे पत्ते। सरिता, ये टोकरियां ही जलानी पड़ेंगी, नहीं तो बच्चे जम जाएंगे। पर यही टोकरियां तो काम में आती हैं। जीने के लिए पहले सांस चाहिए, बर्तन बाद में काम आएंगे। उसने टोकरियां तोड़ी, चूल्हे में रखी और माचिस जलाई। थोड़ी देर में आग की लौ उठी, पर वो लौ इतनी कमजोर थी कि बस कुछ मिनटों में बुझने लगी। सरिता, अगर कल तक लकड़ी ना मिली तो ये झोपड़ी भी बर्फ बन जाएगी। अगले दिन सूरज तो निकला, पर उसकी किरणों में भी गर्मी नहीं थी। पूरा गांव जैसे मौत की नींद में था। लोग घरों में बंद थे। खेतों पर अब सफेद बर्फ की परत जम चुकी थी। रघुवीर ने बाहर झांका। हवा में धुंध ऐसे घूम रही थी जैसे किसी भूत का साया हो। कहीं मत जाना आज, ठाकुर का गोदाम भी बंद होगा। सुना है कल रात उसके एक मजदूर की ठंड से मौत हो गई। अगर मैं ना जाऊं तो बच्चों को खाने को क्या दूं सरिता? मौत तो वैसे भी हमारे दरवाजे पर खड़ी है। पर जाओगे तो ठंड तुम्हें भी ले जाएगी। मैं नहीं चाहती तुम्हें खो दूं। रघुवीर चुप रहा और दीवार पर टंगा पुराना गमछा उठाकर सिर में बांधा और चल पद्दा। बाबू जल्दी आना। अगर भगवान ने चाहा तो आज थोड़ा राशन लेकर लौटूंगा बेटा। रास्ता अब किसी बर्फीले जंगल से कम नहीं था। पेड़ों पर ओस नहीं, बल्कि बर्फ की मोटी परत जमी थी। हर कदम पर मिट्टी की जगह फिसलन थी। ऐसी ठंड तो पिछले 20 साल में नहीं देखी। लगता है भगवान भी इस बार परख रहे हैं। गोदाम पर पहुंचते ही देखा सब मजदूर एक जगह इकट्ठा थे, पर काम रुका पड़ा था। आज काम बंद है, माल नहीं आया है। जो आ गए हो जा सकते हो। साहब, कम से कम आधे दिन का पैसा तो दो, ठंड में आए हैं हम। किसने बुलाया था तुम्हें? अपनी मर्जी से आए, अपनी मर्जी से जाओ। सबके चेहरे उतर गए। किसी में ताकत नहीं थी बहस करने की।
रघुवीर चुपचाप मुड़ा और वापस चल पड़ा। उसकी उंगलियां सख्त हो चुकी थीं। घर पहुंचा तो देखा सरिता ने बच्चों को गोद में लेकर बैठी थी। चूल्हा बुझा हुआ था। आग क्यों नहीं जलाई? लकड़ी खत्म हो गई रघुवीर, टोकरियां भी नहीं रही, सुबह से कुछ खाया नहीं सबने। रघुवीर ने जेब टटोली। खाली? ठाकुर ने पैसे नहीं दिए, अब क्या करेंगे? रघुवीर कुछ नहीं बोला। बाहर गया और झोपड़ी के पीछे पड़े पुराने लकड़ी के खंभे देखे। वो गांव के कुएं की टूटी बाड़ थी। उसने सोचा अगर चोरी भी कहलाए तो क्या बच्चों की जान बड़ी है। वो बाड़ तोड़ लाया और आग जलाई। थोड़ी देर में झोपड़ी में हल्की गर्मी फैल गई। बच्चे मुस्कुराए। बाबू अब अच्छा लग रहा है। बस यही आग जलती रहे बेटा, यही हमारी जिंदगी की आस है। 3 दिन बाद सर्दी और भी बढ़ गई। अब हवा चलने से पहले ही लोग दरवाजे कसकर बंद कर लेते थे। रघुवीर की बेटी काव्या को तेज बुखार चढ़ गया। रघुवीर, यह तो जल रही है बुखार में, कुछ करो, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर तक पहुंचने के लिए 2 मील चलना पड़ेगा सरिता। इस ठंड में रास्ता भी बंद है। तो क्या इसे ऐसे ही छोड़ दे? रघुवीर ने काव्या को अपनी गोद में उठाया। उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। मैं भगवान से हार नहीं मानूंगा। वो काव्या को उठाकर झोपड़ी के बाहर निकल पड़ा। हवा उसके चेहरे पर बर्फ बनकर चुभ रही थी। रघुवीर उनके दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। कौन है रे इस वक्त? मैं रघुवीर, मेरी बेटी को तेज बुखार है, कृपा करके देख लो बाबा। इतनी ठंड में बच्ची बाहर क्यों लाई रे पगले? खुद मर जाएगा और इसे भी मार डालेगा। मर भी गया तो क्या फर्क पड़ता है बाबा, बस मेरी बेटी बच जाए। वैद्य ने बच्ची को देखा, कुछ जड़ी बूटी दी और कहा, गर्म कपड़ा नहीं है क्या इसके पास? कुछ नहीं है बाबा, बस ये पुराना कंबल है। इस सर्दी में गरीब का बचना मुश्किल है बेटा, पर कोशिश कर आग जलाए रखना और ये दवा दे देना। रघुवीर ने धन्यवाद किया और वापस भागा। झोपड़ी में पहुंचकर उसने आग जलाई, दवा दी और पूरी रात काव्या को गोद में लेकर बैठा रहा। बाहर बर्फ गिर रही थी, पर अंदर पिता का प्यार जल रहा था। ठंड चाहे जितनी बढ़ जाए, मैं नहीं टूटूंगा। मैं अपनी बेटी को बचाकर रहूंगा। धीरे धीरे सुबह की पहली किरण आई। काव्या का बुखार थोड़ा उतर गया। सरिता की आंखों में आंसू थे। देखा, भगवान ने हमारी सुनी। भगवान नहीं सरिता, यह आग, ये हिम्मत और ये प्यार ही भगवान है। जनवरी का पहला हफ्ता था। सर्दी अब कम नहीं हो रही थी, बल्कि गांव की हर दीवार, हर पेड़ और हर इंसान में बस गई थी। सुबह की धुंध इतनी मोटी थी कि सामने खड़ा आदमी भी गायब दिखता। झोपड़ी के भीतर रघुवीर चुपचाप बैठा था। सामने बुझा हुआ चूल्हा पड़ा था और कोने में सरिता बच्चों को अपने बदन से चिपका कर बैठी थी। 3 दिन से चूल्हा नहीं जला। रघुवीर, आटा खत्म हो गया है, कुछ इंतजाम करो। कहाँ से करूं सरिता, ठाकुर का गोदाम अभी भी बंद है, सब काम रुका पड़ा है। तो क्या आप बच्चों को भूख से मरने देंगे? मरने नहीं दूंगा, पर जिंदा रखने का रास्ता भी तो ठंड ने रोक दिया है। बाहर हवा की आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई अदृश्य राक्षस दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। रघुवीर बाहर निकला। पूरा गांव सुनसान पड़ा था। ना कोई खेतों में, ना कोई सड़क पर। लोग अपने घरों में कैद थे और जिनके पास आग नहीं थी, वो डर में दुबके हुए थे। गांव की चौपाल पर वो रुका। वहां कुछ बुजुर्ग बैठे थे। उनके पास भी बस बुझी राख थी। काका, कोई काम मिलेगा क्या? ठाकुर के यहाँ कुछ सुनाई दिया। बेटा, ठाकुर तो शहर चला गया, गोदाम बंद पड़ा है, ठंड में माल नहीं आ रहा है। इस बार की सर्दी तो जैसे कहर बनकर आई है। तो फिर गांव के गरीब क्या करेंगे? जितनी आग है उतने दिन जिएंगे।
उसके बाद जो किस्मत। रघुवीर कुछ कह नहीं पाया। झोपड़ी में लौटकर देखा, सरिता ने बच्चों को सुला दिया था। काव्या की आंखों के नीचे नीले घेरे बन गए थे। कुछ मिला? नहीं सरिता। अब क्या करेंगे रघुवीर? रघुवीर ने बाहर देखा। झोपड़ी के पीछे बर्फ से ढका आम का पेड़ खड़ा था। उसकी डालियों पर कुछ सूखे आम के पत्ते बचे थे। वो उन पत्तों को तोड़ कर लाया, उन्हें आग में जलाया और बोला, जब तक ये पत्ते जलते हैं तब तक हम जिंदा हैं सरिता। कल कुछ ना कुछ रास्ता निकालूंगा। अगली सुबह रघुवीर गांव में काम ढूंढने निकला। रास्ते में उसे एक गांव की ही एक अम्मा मिली। अम्मा ने उसे देखा। क्या हुआ रघुवीर, चेहरा सूख गया है तुम्हारा? अम्मा जी, बच्चों को 3 दिन से रोटी नहीं मिली। ठंड में काम नहीं, घर में अनाज नहीं, कुछ हो सके तो मदद कर दो। अम्मा चुप रही, फिर थोड़ा चावल, गुड़ और लकड़ी लाकर बोली, ले बेटा, थोड़ा ही है पर शायद रात निकाल जाए। आपको जरूर भगवान ने भेजा है अम्मा जी। आज सच में भगवान दिख गए मुझे। रघुवीर घर लौटा तो सरिता की आंखों में डर था, पर जैसे ही उसने गुड़ और चावल दिखाया वो मुस्कुरा उठी। रघुवीर, तुमने कर दिखाया। आज बच्चों को गर्म दलिया मिलेगा। उसने चूल्हे में आग जलाई, भाप उठी और घर में खुशबू फैल गई। 6 उठ गए और छोटी काव्या ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आज तो रसोई में धुआं है, लगता है हम जिंदा हैं। जब तक यह धुआं उठता रहेगा हम किसी ठंड से नहीं हारेंगे। पर यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। 3 दिन बाद फिर ठंडी हवाओं का तूफान उठा। रात में बर्फीली हवा ने झोपड़ी के एक हिस्से को उड़ा दिया। रघुवीर, दीवार गिर गई। रघुवीर ने बच्चों को पीछे किया और चिल्लाया, कोई रस्सी दो, कोई बांध दो इसे। उसने पुराना कपड़ा फाड़कर दीवार की दरार बंद की। बाबू, अब तो आग भी नहीं बची। हम ही आग हैं बेटा। जब तक हम जल रहे हैं ठंड हमें नहीं बुझा सकती। वो बात जैसे खुद को भी हिम्मत दे रही थी। रात के सन्नाटे में सब सो गए। रघुवीर जाग रहा था। वो आग के पास बैठा राख को कुरेदता रहा ताकि थोड़ी गर्मी बनी रहे। वो सोच रहा था, एक दिन आएगा जब ठंड जाएगी, सूरज लौटेगा, खेत फिर से हरे होंगे, पर क्या हम तब तक टिक पाएंगे? उसकी आंखें बंद होने लगीं। बाहर आसमान में बादल हटे और चांदनी बर्फ पर चमक उठी। धीरे धीरे रघुवीर के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। सुबह जरूर आएगी, बस एक रात और। झोपड़ी के भीतर सरिता बैठी थी। उसके चेहरे पर थकान और डर दोनों थे। बच्चे कोने में दुबके थे, जैसे बर्फ से बचने की कोशिश कर रहे हों। रघुवीर, अब क्या करेंगे? ठंड कम नहीं हो रही और गोदाम बंद ही पड़ा है। रघुवीर चुपचाप बैठा था, आंखें नीचे झुकी। कुछ देर बाद बोला, सरिता, अब इंतजार नहीं कर सकता। अगर मैं कुछ ना करूं तो भूख ही हमें मार देगी। क्या सोच रहे हो? जंगल जाऊंगा, लकड़ी काट कर लाऊंगा। अगर ठाकुर का गोदाम बंद है तो क्यों ना खुद का चूल्हा जलाऊं और दूसरों का भी। पगले हो गए हो क्या? इतनी ठंड में जंगल जाना मौत को बुलाना है। मौत से पहले कोशिश करना गुनाह नहीं होता सरिता। अब डरने का वक्त नहीं, जीने का वक्त है। उसने फटी हुई कमीज पर पुराना कोट डाला, लाठी उठाई और जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल गांव से करीब 2 कोस दूर था। रास्ता बर्फ से ढका हुआ था। पेड़ों की डालियां झुक चुकी थीं और हवा की हर लहर जैसे चाकू सी लग रही थी। रघुवीर के कदम डगमगा रहे थे, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। हर पेड़ को देखकर वो सोचता, यही वो आग है जो मेरे घर को बचा सकती है। जब जिंदगी ठंडी पड़ जाए तो आदमी को खुद आग बनना पड़ता है।
वो एक सूखे पेड़ के पास पहुंचा, कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ी काटने लगा। हाथ सुन्न हो चुके थे, मगर वो रुकता नहीं था। कई घंटे बीत गए। उसने लकड़ियों का छोटा सा गट्ठर तैयार किया और उसे कंधे पर रख लिया। रास्ते में कई बार फिसला गिरा, मगर उठा, क्योंकि अब उसे सिर्फ जीना था। शाम होते होते वो गांव लौटा। लोगों ने देखा रघुवीर के कंधे पर लकड़ी का गट्ठर है। अरे रघुवीर, तू जंगल गया था, इस जाड़े में जिंदा लौट आया। ये भी चमत्कार है बेटा। काका, अब ठंड से डर नहीं लगता, डर तो भूख से था। वो लकड़ियां घर लाया, आग जलाई और पहली बार उसकी झोपड़ी में गर्मी महसूस हुई। सरिता और बच्चे आग के पास बैठे, चेहरों पर राहत की चमक थी। आज तो पहली बार गर्मी लग रही है रघुवीर, तुम सच में बाजीगर हो। बाजी नहीं, जिंदगी की बाजी थी सरिता, चितनातना ही था। अगले दिन रघुवीर ने सोचा, अगर मैं लकड़ी काट सकता हूँ तो क्यों ना उसे बेचूं। वो फिर जंगल गया। इस बार कुछ और लोगों को साथ लिया। गोलू, चमन और रमेश, सबने मिलकर सूखी लकड़ियां काटी और गांव में बेचने लगे। धीरे धीरे गांव के लोग भी उससे लकड़ी खरीदने लगे। रघुवीर के झोपड़ी के बाहर अब रोज धुआं उठने लगा। चूल्हे का धुआं, जिंदगी का निशान। रघुवीर भाई, तू तो ठंड का राजा बन गया रे। नहीं गोलू, बस ठंड को हराना सीख गया हूँ। फरवरी के शुरुआती दिन थे। अब हवा में थोड़ी नरमी आने लगी थी। खेतों की मिट्टी फिर से सांस लेने लगी थी। गांव में लोग बाहर निकलने लगे। बच्चे फिर से खेलते दिखने लगे। ठंड की कठोर परत अब धीरे धीरे पिघल रही थी। रघुवीर अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था, बच्चों को हंसते हुए देख रहा था। सरिता पास आकर बोली, देखो ठंड आखिर चली गई रघुवीर, तुम्हारी मेहनत ने हमें बचा लिया। ठंड तो हर साल आएगी सरिता, पर अब डर नहीं लगेगा। जब तक हाथों में ताकत है और दिल में हिम्मत, कोई सर्दी हमें नहीं रोक सकती।